नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरी स्टेम क्लासेस में। आज हम यूथ कंपटीशन के 10 टॉप 10 क्वेश्चंस को इस तरीके से कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि आपको लगेगा कि हमने 10 क्वेश्चंस बस नहीं, कम से कम हमने 100-150 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और हम इसमें सभी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी बातें आएंगी हम सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर भी करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि भाई हमें प्रेरणा मिले इस तरह से वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत दोनों बहुत ज़्यादा लगता है भाई। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव क्या होता है। देखिए वैद्युत विभव तो भाई स्थिर रहता है, जो खोखला गोला है उसके सरफेस पे जो विभव होगा अंदर भी विभव वही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो शून्य हो जाता है खोखले गोले के अंदर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कुछ और होगा, खोखले गोले के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब बादल उधर गरज रहे होते हैं तो हमें अपने अगर हम कार में हैं तो कार की जो खिड़कियां हैं वो बंद कर लेना चाहिए, या घरों की जो भाई खिड़कियां हैं वो बंद कर लेना चाहिए, जिससे हमें करंट इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। तो चलिए इसको और अच्छे से डिस्कस किया जाए। देखिए एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर जाने पर वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि पूरे खोखले गोले के अंदर विभव एक समान और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत विभव कहते किसे हैं? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से, अगर आप कहीं से ऐसा एकांक धन आवेश है लेकिन विद्युत विभव में पता नहीं है, अनंत से किसी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो आप काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसका देखिए सूत्र होता है V बराबर W/Q। W का मात्रक आप जानते हैं कार्य है, यही कार्य जो आप एकांक धन आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में कर रहे हैं वो W है, और इसका मात्रक होता है जूल, और Q क्या है? चार्ज है, आवेश है, इसका मात्रक कूलाम्ब होता है। तो वैद्युत विभव का एक मात्रक जूल पर कूलाम्ब भी होता है। देखिए इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसका एक और मात्रक वोल्ट भी होता है, अन्य मात्रक आप जानते ही हैं जूल प्रति कूलाम्ब। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए एक संवाहक 0.2 एम्पियर की एक धारा धारित करता है। ठीक, एक संवाहक है जो 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है तो 30 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित होंगे? तो 30 सेकेंड में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पे धारा I दिया हुआ है, क्या I बराबर आपको देखने के लिए मिल रहा है, I बराबर 0.2 एम्पियर भाई, चलिए एम्पियर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू आप जानते भी हैं और इसमें दिया भी है, E का जो वैल्यू है वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और यहाँ पे T बराबर दिया हुआ है, T बराबर क्या दिया हुआ है? 30 सेकेंड। T बराबर क्या है? 30 सेकेंड दिया हुआ है। तो देखिए इसमें N की वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, N की वैल्यू क्या होगा? आप जानते हैं फॉर्मूला, Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है? NE। अब हमें यहाँ पे N का मान निकालना है, E का मान दिया है, Q का मान हमें नहीं पता है, तो हम जानते हैं करंट वाले फार्मूला से Q बराबर होता है I × T। Q बराबर क्या होता है? I × T। ओके, तो हम यहाँ से Q का मान निकाल लेंगे। करंट क्या है? 0.2 और T क्या है? 30 है। ठीक, ये कितना आ गया आपका? 6 आ गया। यहाँ पे Q का मान क्या आया आपका? 6। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं N का मान, तो N बराबर आप निकालेंगे तो N का मान क्या हो जाएगा? Q/E। N का मान क्या होगा? Q/E। अब यहाँ पे Q का मान आप रख सकते हैं इसलिए Q का मान क्या है? 6 बटे में E का मान क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये सॉल्व करते ही आपका आएगा ये 3.75 × 10⁻⁻⁹
19। ये आंसर होगा। ठीक, ये क्या होगा, आंसर होगा। आंसर कौन सा सही है, ए वाला। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, जब एक चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो तो उसमें, उस चालक में इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे। उस चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। प्रति सेकंड 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर किसी चालक में, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे डाटा चेंज है। तो आप यहाँ पे आई बराबर देखिए दिया हुआ है क्या, 1 एम्पियर, और यहाँ पे टी बराबर दिया हुआ है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकेंड, टी बराबर 1 सेकेंड दिया हुआ है। यन बराबर सेम पूछा है, यन बराबर कितना होगा, ये आपको रटा भी होना चाहिए। तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, क्यू बराबर होता है एन ई, और हमको यहाँ पे क्यू का मान निकालना है। तो हम क्यू का मान निकालने के लिए क्यू बराबर हमारे पास सूत्र होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी। आई का मान 1, टी का मान 1, क्यू का मान हमें यहाँ पे मिला क्या, 1। ठीक, अब यहाँ से हम एन का मान निकाल लेंगे। एन बराबर होता है क्या, क्यू बाई ई। क्यू का मान क्या है, 1, और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई 6.25 इंटू 10⁻18। यही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही है, बी, बी वाला आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, ओम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। अब चालक के सिरों की मतलब चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहने का मतलब क्या है, मतलब चालक पे दबाव न पड़े, भौतिक अवस्था मतलब दाब न परिवर्तित हो चालक का, और उसका आयतन न बढ़े, टेम्परेचर न बढ़े, ये सब अवस्थाएं क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा सिरों के बीच लगे विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। v बराबर आई आर आप जानते हैं, या v बटे आई इक्वल टू कांस्टेंट। तो इन सूत्र में से या इसको लिख सकते हैं आई बटे v इक्वल टू 1/r, ये भी कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब देखिए, ये जो है करंट बटे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट, ये सही है। पोटेंशियल डिफरेंस बटे करंट इक्वल टू कांस्टेंट सही है। पोटेंशियल डिफरेंस ये माइनस नहीं है, इक्वल है करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये भी सही है। लेकिन करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा, ये गलत है आंसर आपका। अब देखिए विद्युत धारा क्या होता है, किसी बंद परिपथ में प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी बंद परिपथ में क्लोज सर्किट में आवेश, क्लोज सर्किट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि आवेश हर जगह होता है, आप जानते हैं। जैसे कि आप बाहर कोई आवेश है तो वो आग के रूप में है, हर जगह आवेश विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो अगर पार्टिकुलरली करंट की परिभाषा पूछा जाए तो बंद परिपथ में अगर आवेश फ्लो होता है तो प्रति सेकंड में जो हम गणना करते हैं उसी को कहते हैं विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा बराबर होता है आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्यू का मात्रक होता है कूलाम, टी का मात्रक सेकेंड, इसका एक ये भी मात्रक होता है कूलाम पर सेकेंड, या अन्य दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, रेजिस्टेंस होता है एक रजिस्टर होता है, दोनों में अंतर है भाई, रेजिस्टेंस रजिस्टर। ठीक, जैसे कि कुल मतलब क्या होगा, ठंडा। ठंडा क्या है, ये गुड़ है। ठीक, इसी को आप ठंडा को पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार ये रेजिस्टेंस आप ठंडा समझ लीजिए, रेजिस्टेंस ठंडा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इनका मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कूल मतलब क्या होता है, ठंडा, कूलर हम उसी में एयर लगा दें तो मतलब वह वस्तु जो ठंडा करे। इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस क्या होता है, एक गुण है, एक स्वभाव है इसका कि यह करंट का विरोध करता है भाई। ठीक, अगर हम रजिस्टर कह दें तो वह मटेरियल जो करंट का विरोध करता हो। तो रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। देखिए समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 सोर्स से लगे हैं, प्रत्येक लैंप में वोल्टेज होगा। देखिए इसमें क्या है कि समांतर क्रम में दो बल्ब लगे हुए हैं और उसका जो सप्लाई दिया जा रहा है वो 240 वोल्ट है। तो पूछ रहे हैं प्रत्येक लैंप पे कितना वोल्टेज मिलेगा। तो आप जानते हैं कि हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही की जाती है। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो भी हमारे वो होते हैं डिवाइसेस होते हैं, जैसे टीवी, फैन, जितने भी हो गए, टीवी, फैन, बल्ब, जितने भी डिवाइसेस हो गए, सब पे वोल्टेज एक समान ही लिखा होता है, 240 230 वोल्ट जो भी लिखा होगा सब पे एक समान लिखा होता है, लेकिन करंट सबका भिन्न भिन्न होता है। तो समांतर क्रम में आप जान लीजिए सब पे वोल्टेज समान लिखा होता है, इसका मतलब सब पे वोल्टेज समान मिलता है। हमारे घरों की वायरिंग समांतर क्रम में होती है, क्यों? क्योंकि सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब पे वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, और समांतर में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, समांतर में विभवांतर समान होता है। अब इससे एक और फायदा है, चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, समांतर क्रम में लगे सभी उपकरण के अक्रॉस वोल्टेज समान होता है, लोड कैसा भी हो, इसलिए प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज 240 वोल्ट होगा। ओके, देखिए समांतर में विभवांतर समान, धारा भिन्न होती है। समांतर विभवांतर ऐसे याद कर लीजिए, समांतर में विभवांतर समान, धारा भिन्न। इसका जस्ट उल्टा होगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होगा, धारा समान होगा तथा विभवांतर भिन्न होगा। देखिए समांतर परिपथ कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक। ये आपका क्या है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, और ये आपका है क्या, समांतर क्रम। चलिए यहाँ पे एक कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से हम करंट फ्लो कर रहे हैं आई। आप जानते हैं यहाँ जो करंट चलेगी, यहाँ क्योंकि कोई दूसरा मार्ग नहीं है, तो ये इधर से होते हुए इधर आ जाएगी, सर्किट फ्लो मतलब क्लोज होगा, और ये भी प्रकाश करेगा, ये भी प्रकाश करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रेक हो गया या फ्यूज हो गया, ये वाला बल्ब आपका क्या हो गया, फ्यूज हो गया। फ्यूज होने का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको पूरा पूरा निकाल दीजिए। फ्यूज का मतलब यही हुआ ना, उसका जो वो होता है तार वो जल जाता है, ठीक, फ्यूज हो जाता है बल्ब। तो क्या ये करंट इधर से इस पार आ पाएगी, इस पार से इस पार आ पाएगी? आप कहेंगे नहीं आएगी। तो ये सबसे पहला कारण तो यही है, इसलिए घरों की वायरिंग जो है सीरीज में नहीं किया जाता है, श्रेणी में नहीं किया जाता है, क्योंकि एक बल्ब फ्यूज होने पर या एक हमारा कंपोनेंट्स फ्यूज होने पर, खराब होने पर हमारे सभी जो हैं लोड पे, सभी लोड जो लगे हुए हैं उन पे करंट नहीं जाएगा, तो वो लोड काम करना बंद कर देंगे। ओके, और दूसरी बात देखिए, अगर मैं इनका सिरा कहूँ, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, यहाँ से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये मान लीजिए इसका हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं दूसरे के हेड के साथ दूसरे का टेल जुड़ा हुआ होता है। मतलब जैसे कि इस सिरे, तो इसका ये हेड होगा, ये टेल, ये इसका ये टेल होगा, ये हेड होगा, तो एक दूसरे के साथ मतलब सीरीज में लगे हुए होते हैं। तो इनके जो होते हैं देखिए यहाँ से डिवाइड हैं। तो हम जब वोल्टेज इस पे पूरे पे भी वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, क्योंकि वोल्टेज जो है सिराओं में उनके मध्य डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा मिलेगा, यहाँ कुछ और वोल्टेज मिलेगा, समझने के लिए समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले सर्किट में, तो देखिए यहाँ पे करंट आई मान लीजिए चली है, तो यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, ठीक। अगर मैं कहूँ कि ये ब्रेक हो गया, तो इसमें तो करंट नहीं जाएगा भाई, ये तो खराब हो गया है, इससे कोई मतलब, लेकिन करंट यहाँ से तो जाएगा, इसमें करंट जाएगा, तो हमारे ये सभी काम करेंगे। तो यह रीज़न है कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, घर की वायरिंग होती है, वो किस पे होती है, पैरेलल में होती है, समांतर क्रम में होती है। देखिए हम यहाँ पे वोल्टेज भी देंगे, वोल्टेज भी दे रहे हैं, तो क्योंकि इसका जो सिरा है ये कॉमन है, इनका कॉमन पॉइंट से ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी वोल्टेज, इसमें भी वोल्टेज वही मिलेगा जो इसमें वोल्टेज मिलेगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप देखिए विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। तो देखिए विद्युत आवेश, इसको समझ लीजिए, विद्युत रोधियों तथा चालकों के मध्य तो होगा भाई, लेकिन विद्युत रोधियों का मतलब क्या है? विद्युत रोधियों मतलब विद्युत का विरोध करने वाला तो इसके में होगा ही नहीं, नॉन कंडक्टर मटेरियल है, हमेशा जो है कंडक्टर में फ्लो होता है चालक आवेश। चालकों के मध्य बिल्कुल होगा, चालकों के मध्य होता ही है। विद्युत रोधियों के मध्य बिल्कुल नहीं होगा, चालकों तथा चालकों के मध्य, चालकों के मध्य तो होगा ही नहीं, चालकों मतलब वही विद्युत रोधियां ही हो गए, ठीक। तो देखिए विद्युत आवेश चालकों के मध्य से प्रवाहित होता है। देखिए एक चीज आप इसे समझ लीजिए, देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से निकल के माइनस की ओर जाती है। कभी कभी ये सिंबल दे दिया हुआ होता है, इसमें पूछता है आपसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सही सिंबल है वो कौन सा है। तो देखिए प्लस से निकलता हुआ होना चाहिए, माइनस में घुसता हुआ होना चाहिए, ये सही है, दोनों इस तरह से रहेंगे सिंबल, ये दोनों सही है।
अब देखिए ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है बेसिकली, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है भाई निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर मैं आपसे कहूँ समान चार्ज एक दूसरे के पास लाएंगे तो इनमें कौन सा गुण होगा, प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा? तो समान चार्ज में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, क्योंकि असमान चार्ज में भाई, ठीक, नॉर्मल कंडीशन में लड़कों में आकर्षण नहीं होता है, लड़के और लड़कियों में आकर्षण होता है। समझने के लिए है, डोंट टेक हार्ट। ओके, असमान मटेरियल्स होंगे तभी असमान चार्ज होंगे, तभी जो है क्या होगा, आकर्षण होगा। समान चार्ज होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है, याद रखें। असमान चार्ज में क्या होगा, आकर्षण, और समान चार्ज में क्या होगा, प्रतिकर्षण। असमान चार्ज में क्या होगा, आकर्षण, और समान चार्ज में आकर्षण होगा। ठीक, और समान चार्ज में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। समान चार्ज में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ओके, तो चार्ज का परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या है चार्ज की परिभाषा? किसी मटेरियल का वह गुण या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। देखिए विद्युत आवेश जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि भाई यदि हम कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ें तो उनमें कुछ गुण होता है, उनमें कुछ प्रॉपर्टी आती है जो कि वो कांच का छड़ क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आवेशित मतलब आकर्षित करने लगता है, चिपकाने लगता है। आप देखे भी होंगे, आप कोई स्केल अपने बाल में रगड़ के नीचे अगर रखेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या होगा, आकर्षित करेगा। ये स्टैटिक चार्ज है, स्थिर चार्ज है। ठीक, हालांकि हमें यूज डायनेमिक जो गतिशील विद्युत है उनका यूज किया जाता है। तो स्टैटिक चार्ज ये बहुत साल से देखा जा रहा है, इसकी बहुत साल की बात है, हजारों साल पहले की बात है। ये जो मतलब कि इलेक्ट्रिक जो है बहुत पहले से ही है। ठीक, जैसे बादल का कड़कना ये सब तो पहले से ही होता हुआ चला रहा है ना, तो ये बादल का कड़कना, बिजली कड़कना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो जो आपका कांच है उस पर क्या होता है, कांच पे हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और जो रेशम है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। कांच पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि कांच में से चार्ज निकल के रेशम में प्रवेश कर रहे हैं, कांच में से चार्ज निकल के रेशम में जा रहे हैं, क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जिसमें से जाएगा उसको पॉजिटिव बनाएगा और जिसमें प्रवेश करेगा उसको क्या करेगा, निगेटिव बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो धातु जो कंडक्टर्स होते हैं आप जानते हैं, जैसे कि चांदी हो गया, कॉपर हो गया, आपका ये एल्युमिनियम हो गया, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो होता है। आयन जो बैटरी सैटरी हो गए उसमें आयन के कारण करंट फ्लो होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। चालक में मित्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी वह चालक उतना ही अच्छा माना जाता है। जैसे सबसे अच्छा जो चालक होता है बढ़ते क्रम में है, मतलब जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है चांदी की, फिर तांबा और सोना, फिर एल्युमिनियम, ये सभी आते हैं। ठीक, सबसे अच्छा जो माना जाता है वो चांदी है आपका। चांदी का यूज हालांकि ज़्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि भाई थोड़ा महंगा है एज कम्पेयर टू तांबा कॉपर से, तो बेसिकली कॉपर का ही यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है? देखिए सिंपल सी भाषा में अगर इसको हम समझे तो ये कह रहे हैं, अगर वातावरण का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ विभव जो है वो भी चेंज हो जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंसेप्ट है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कंसेप्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या करें, डेल वी बाई डेल टी, हालांकि ये या होगा या डेल आई बाई डेल टी होता है। ठीक, देखिए अगर वातावरण के टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है तो उसके वोल्टेज या करंट में भी चेंजिंग होगा। अगर वोल्टेज में चेंजिंग कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इस तरह से कोई चेंजिंग हो रहा है तो हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर करंट में कह रहे हैं चेंजिंग हो रहा है तो हम कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्योंकि इस ऑप्शन में इनसे रिलेटेड ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ दिया है थर्मल ड्रिफ्ट। अच्छा हाँ सॉरी, ये थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा और थर्मल ड्रिफ्ट करंट होगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं है तो थर्मल ड्रिफ्ट बस दिया है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए पीक वोल्टेज क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। पीक वोल्टेज क्या होता है,
तो पीक वोल्टेज आप साइनोसाइडल में पढ़े होंगे, साइन वेव में पढ़े होंगे। तो जो वोल्टेज आप देते हैं, जो मैक्सिमम वोल्टेज हमें यहाँ मिलता है, देखिए यहाँ कुछ और वोल्टेज, यहाँ कुछ और वोल्टेज, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है इसी को पीक वोल्टेज कहते हैं। साइनोसाइडल वेव का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसे क्या कहते हैं, पीक वोल्टेज। अब आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, चलिए इसको भी पढ़ लिया जाए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी हैं। देखिए ओपेम आप देखे होंगे, ओपेम के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। अब देखिए ओपेम्प में होता क्या है, अगर हम इस इनपुट में कोई भी करंट ना दें, इस इनपुट पे कोई भी करंट ना दें, ठीक, या वोल्टेज ना दें, इस इनपुट पे हम कोई भी वोल्टेज ना दें, तो इसके आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलता है, इसके आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलता है हम उसे कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं देने पे जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक। अब देखिए ये ऑफसेट इनपुट वोल्टेज क्या होता है, ऑफसेट इनपुट वोल्टेज। तो देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पे इस इनपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिए हैं, हमको यहाँ पे 5 वोल्ट मिला है। कब, जब हम इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिए हैं, 5 वोल्ट मान लीजिए मिला है, ठीक। तो इस 5 वोल्ट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे जो निगेटिव पोलरिटी वाला, इसके विपरीत पोलरिटी का जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसे कहते हैं ऑफसेट इनपुट वोल्टेज। ऑफसेट इनपुट वोल्टेज किसे कहते हैं, ओपेम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, किसके लिए, जो हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिला है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑफसेट इनपुट वोल्टेज। आई होप सो कि भाई आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा यही सही होगा, पहला वाला, ठीक, पहला वाला आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए भाई। नेक्स्ट है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। देखिए परमाणु में फोटॉन तो होते नहीं परमाणु में, ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यही कण पाए जाते हैं भाई परमाणु में, ठीक, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखिए, जो परमाणु होते हैं ये 3 कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम कुछ समझ लेते हैं बेसिक कंसेप्ट को भाई। देखिए अणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ठीक। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस पदार्थ का गुण विद्यमान हो, इसे हम अणु कहते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसमें उस पदार्थ का गुण विद्यमान हो। लेकिन अगर हम कहें कि, अब देखिए मान लीजिए आप नमक ले लीजिए, नमक को टुकड़े में डिवाइड करिए, नमक को टुकड़े में डिवाइड करिए और इतना छोटा करिए कि उस नमक का गुण, मतलब नमक को टेस्ट करेंगे खारा आएगा, तो उसका वह छोटा छोटा कण जो खारा महसूस कराए आपको, तब तो वो अणु है। लेकिन उस नमक का वह छोटा से छोटा टुकड़ा जो आपको खारा का टेस्ट न दे, मतलब उस पदार्थ का गुण विद्यमान न रहे, तो उसे हम कहते हैं परमाणु। समझ में आ रही बात, परमाणु कहते हैं। कहने का मतलब कि एक परमाणु को फिर अलग नहीं किया जा सकता, आप उसका छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक। किसी पदार्थ का वह छोटा छोटा कण जो उस पदार्थ का गुण उसमें विद्यमान ना हो, उसे कहते हैं परमाणु। लेकिन आप जान के अफसोस होगा, मतलब अफसोस नहीं होगा, जान के थोड़ा अजीब लगेगा कि परमाणु भी 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक में पाए जाते हैं भाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए जो आपका प्रोटॉन होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन पे हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19। देखिए परमाणु की खोज कब हुई थी, डाल्टन वैज्ञानिक ने किया था 1803 ईस्वी में। देखिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और परमाणु भार जो होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, उसका परमाणु भार, ठीक, या द्रव्यमान संख्या इसे कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार। ओके, अब देखिए टेबल दिया हुआ है, इसमें सबका ये
नाम है सभी का नाम। ये क्या है, द्रव्यमान है, ये चार्ज है, चार्ज को आप बता दिए हैं। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है वो। प्रोटॉन का भार कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। और न्यूट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 होता है, -31। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है, देखिए यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के 1840वां भाग के बराबर होगा। मतलब 1840 प्रोटॉन के मास में जब 1840 का भाग देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन का मास उसके बराबर होगा। कहने का मतलब या कह सकते हैं प्रोटॉन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास के 1840 गुना होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है भार में, किससे, प्रोटॉन से। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। किसी चालक तार में विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी कारण होता है ताप में अंतर, ये कोई कारण नहीं है। विभव में अंतर बिल्कुल कारण है। प्रतिरोध में अंतर, ये भी कोई कारण नहीं है। सबसे अच्छा आंसर कौन सा है, बी आंसर सबसे सुटेबल है। विभव में अंतर के कारण ही चालक में विद्युत धारा फ्लो होता है। चलिए इसको भी थोड़ा समझ लिया जाए, विभव में अंतर कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए दो सिरा है यहाँ से, और इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ, और ये बी है आपका भाई, बी, और मान लीजिए ये ए है। हम कह रहे हैं इस पे 10 वोल्ट है और इस पे कितना है 5 वोल्ट है भाई, ओके 5 वोल्ट, और यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तब हम आपसे पूछेंगे कि इसमें करंट बताइए, अब करंट कितना होगा, तो हम V बराबर आई आर फार्मूला जानते हैं, आई आर, या आई बराबर होगा आपका V बटे में आर। ठीक, यहाँ पे डेल V आप ले सकते हैं विभवांतर के लिए। तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए आई का मान। तो देखिए डेल V को कैसे लिखते हैं, जहाँ से करंट चली है पहले उस वोल्टेज को लिखेंगे, फिर जहाँ पे करंट एंड होगी उस वोल्टेज को लिख लेंगे। तो जहाँ से करंट चली है उस वोल्टेज का वैल्यू कितना है 10 है, और जहाँ से करंट एंड हुई है उस वोल्टेज का वैल्यू कितना है 5 है, बटे में रेजिस्टेंस 2 है। अब ये आया 5/2, भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 एम्पियर, 2.5 एम्पियर आया इसका वैल्यू। ठीक, करंट कब मिल रहा है हमें, जब विभवांतर में अंतर हो। अगर अंतर ही ना हो विभवांतर में तब क्या होगा, अंतर ही ना हो, तो कहने का मतलब अंतर नहीं होगा, तो मतलब जैसे कि मान लीजिए 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट हो, यहाँ भी क्या हो 10 वोल्ट हो, तब क्या होगा 10 माइनस 10 बटे में क्या होगा 2। तो 10 माइनस 10 मतलब 0 बटे में 2 इक्वल टू 0। करंट क्या होगी 0, करंट विल बी 0। तो मतलब विभवांतर में अंतर नहीं होगा तो करंट हमें बिल्कुल 0 मिलेगा। इसका कहने का मतलब यही है कि विभवांतर में अंतर होगा तभी करंट हमें मिलेगा, तभी उस चालक में करंट फ्लो होगा। चलिए देखिए अब हम समझते हैं विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर विभव में अंतर, ये तो आपको बिल्कुल डायरेक्टली समझ में आया। देखिए विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टता भी कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वोल्टेज का मात्रक ही होता है वोल्ट। अब दूसरे शब्दों में हम विभवांतर की परिभाषा समझ लेते हैं क्या होता है भाई। देखिए एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए या तो यहाँ ए से, एकांक धन आवेश को या तो ए से बी या बी से ए तक लाने में जो कार्य करना होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही रखा जाए, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस किया जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।